नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वीर कॉन्सेप्ट पे। कैसे हो आप सब? उम्मीद व आशा करते हैं कि सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो हम कर रहे हैं जी इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के फाउंडेशन बैच में एससी थ्योरी और ये आज इसकी अपनी 4th क्लास है। इससे पहले 3 क्लास का जो भी कंटेंट हमने पढ़ा है, उसका क्विक रिवीजन लेंगे। क्लास की स्टार्टिंग में जो मैं रिवीजन कराता हूँ, उसे आपको बहुत ध्यानपूर्वक सुनना होता है। क्लास के खत्म होने के बाद वीडियो के बराबर में जो पीडीएफ का सेक्शन है उसमें से पीडीएफ को डाउनलोड करके आपको रिवीजन करना होता है। पीडीएफ कहाँ है? पीडीएफ है जी फाउंडेशन बैच में। और जिन बच्चों ने इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का कंप्लीट बैच करना है, हरियाणा वाले एएलएम ऐसे जेई डब्ल्यूपीओ की पोस्ट के लिए, या फिर राजस्थान का कोई टेक्निकल हेल्पर की बच्चे की तैयारी कर रहा है, या फिर मान के चलो कोई बच्चा पंजाब में एएलएम या फिर एएसएसए ए की पोस्ट या फिर एमपी लाइनमैन इन सब की तैयारी कर रहा है, तो ये इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का फाउंडेशन बैच चल रहा है। उसके लिए आप हमारी ऐप पे जाइए। खरीदने से पहले आपको मैं बता दूं, इस बैच की प्रत्येक फ़ोल्डर में जो-जो टॉपिक है उनके फ़ोल्डर बना रखे हैं, उसकी प्रत्येक फ़ोल्डर में आपकी 2 से 3 क्लास आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नज़र आएगी। तो क्लास को देखकर आपको जज करना है कि किस प्रकार का कंटेंट दिया जा रहा है। क्लास के अंदर याद करवाने का प्रॉमिस किया जाता है, तो क्या याद हो रहा है कि नहीं हो रहा? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? और इनको करने के बाद क्या आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं लग रहा कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा? तब आप इस बैच को परचेज़ कर सकते हो। और ऐप पे नहीं जाना चाहते तो उससे पहले भी अगर जज करना चाहो तो इसी यूट्यूब चैनल पर मैंने कम से कम 6 चैप्टर की प्लेलिस्ट बना रखी है अलग-अलग। उन चैप्टरों को भी देख के आप आइडिया लगा सकते हो कि किस प्रकार का कंटेंट डिलीवर किया जा रहा है। और फिर अगर चले जाओ, मन में आपको लगे कि भई हाँ, तसल्ली बख्श हो जाए, तो ऐप पे जाइए वीर कॉन्सेप्ट, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे लिंक है ना? और उसमें एक तो मॉक टेस्ट आपको लेना कंपल्सरी है, मस्ट है ये, इसके बिना सिलेक्शन नहीं होगा। लैंग्वेज को टैकल करना, लैंग्वेज को तोड़ना-मरोड़ना एग्ज़ामिनर की आदत होती है, उसको समझने के लिए मॉक टेस्ट लगाइए। और मॉक टेस्ट अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों के हो तो उससे बेस्ट कुछ। तो 50 मॉक टेस्ट मात्र 99 रुपीज़ में, जिसके साथ मैं हरियाणा जीके, इंडिया जीके और आपके कंप्यूटर के प्रीवियस ईयर के 4500 क्वेश्चन दे रहा हूँ, उनको साथ में आप कीजिए। और अगर आपको लगता है कि थ्योरी करनी ही ज़रूरी है और करनी भी पड़ेगी भाई, क्योंकि रट्टा मारने से कुछ नहीं होगा, वन लाइनर से सिलेक्शन नहीं होते आज के टाइम में। सिलेक्शन लेना है तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे, तो कॉन्सेप्ट के लिए आपको ये फाउंडेशन बैच मोर देन इनफ है। और टीचरों के कंपैरिज़न में ये मात्र 25% फी, मात्र 25%। आप वहाँ की यूट्यूब की क्लास और यहाँ की यूट्यूब की क्लास में दिन-रात का अंतर पाओगे, क्योंकि हमें पता है कि किस प्रकार का कंटेंट हम डिलीवर कर रहे हैं और किस प्रकार का वो कर रहे हैं, कितना छुपाया जा रहा है और कितना लिखाया और दिखाया जा रहा है। यहाँ आप एक बार पढ़ के देखिए और फिर आप अपने सिलेक्शन पे फाइनल मोहर लगाइए। तो अब क्विक रिवीजन लेते हैं। जो बच्चे यूट्यूब पे देख रहे हैं उनको मैं बता दूँ कि भई अब थोड़ा-सा हम ऐसा लगेगा कि सर तो भई टॉप गियर में चल रहे हैं, भाग रहे हैं, लेकिन अब ये रिवीजन है। पिछली क्लास का कोई बच्चा नया भी होगा तो उसको लगेगा कि सर तो भाग रहे हैं, लेकिन ये पिछली क्लास का रिवीजन है। पिछली क्लास में जो हमने पढ़ा था, हम ऐसी थ्योरी से संबंधित कुछ ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन देख रहे थे। इन्हीं 15 से 16 डेफिनेशन में से 1 या फिर 2 डेफिनेशन आपके एग्जाम में पूछी जाती है। तो उनमें से स्टार्टिंग वाली ये वाली हमने पूरी कर ली है, अब आगे की डेफिनेशन को करेंगे, लेकिन इनका एक क्विक रिवीजन। सबसे पहले हमने ज्ञात रंग को देखा और सेशन अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो भाई इसको लाइक करके अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करो जो टेक्निकल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ आज के टाइम में ना यूट्यूब पे फीचर्स होते हैं कि कितने लोगों ने शेयर किया है। पिछली वीडियो में लगभग आपकी ऐसी थ्योरी की फर्स्ट वीडियो में 200 प्लस व्यू है और उसमें से शेयर है मात्र 4, जिसमें से 1 शेयर तो मैंने किया है, तो 3 शेयर किसी भाई ने मेहरबानी करके किए हैं, उनका तहे दिल से धन्यवाद। और जो बच्चा शेयर करे ना भाई, कमेंट कर दे नीचे, सर मैंने शेयर किया है अपने दोस्तों के साथ। मैं भाई उसका अब टीचर है, गुरु है। अब और तो क्या कहें भई, थैंक यू तो बोल ही रहे हैं आपको। बाकी भाई भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आपका जल्द सिलेक्शन हो जाए। ठीक है? तो सबसे पहले देखते हैं जी साइन वेव। साइन वेव के बारे में मैंने बताया था कि धारा और वोल्टेज का मान समय के सापेक्ष ज्या जो कोण बनाता है वो आपकी ज्या तरंग कहलाती है। ये डेफिनेशन पेपर में नहीं आती, पर ये आती है कि ज्या तरंग हम किससे अल्टरनेटर से प्राप्त करते हैं। इसके अलावा जो 3 प्रकार की वेव फॉर्म है, जिसमें ट्रायंगुलर, सॉटूथ और या फिर आपके वर्गाकार है, वो आप किससे प्राप्त करते हो? ऑसिलेटर यानी कि दोलित्र से प्राप्त करते हो। फिर उसके बाद हमने बताया कि हाफ सर्कल होता है वो 180 डिग्री पाई रेडियन के बराबर होता है।
फुल सर्कल 360 डिग्री 2 पाई के बराबर होता है। मैक्सिमम पॉजिटिव एम्पलीट्यूड आयाम किस पे होता है 90 पर, और मैक्सिमम नेगेटिव एम्पलीट्यूड कितने पे होता है 270, जिसको आप पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2 से रिप्रेजेंट कर सकते हो। आयाम का मान कब शून्य होगा 0, 180 और 360। 180 मतलब पाई, 360 मतलब 2 पाई। फिर उसके बाद जो डेफिनेशन हमने स्टार्ट की वो सर्कल। सर्कल क्या है, एक युगम है, पेड़ है। धनात्मक और ऋणात्मक के एक पेड़ को हम क्या कहते हैं, चक्कर कहते हैं। या फिर ऐसे भी बोल सकते हो कि भाई आपकी धारा और मान का पूर्णतः परिवर्तन होना ही आपका क्या कहलाता है, सर्कल कहलाता है, क्योंकि जितना प्लस में होगा उतना ही माइनस में होना जरूरी है। सर्कल आपका 360 का होता है, जिसको आप 2 पाई से रिप्रेजेंट करते हो, और आपकी ज्या तरंग एक सर्कल को पूरा करने में 2 बार शून्य से गुजरती है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति के बारे में देखा। तो फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या थी कि प्रति सेकंड पूर्ण किए गए चक्रों की संख्या। एक सेकंड में जितने सर्कल आपके पूरे हो जाए वही आपकी फ्रीक्वेंसी है। मैंने इसमें एक बेहतरीन से एग्जांपल के साथ आपको एक्सप्लेन किया था। इसने एक सेकंड में 2 सर्कल पूरे किए तो फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज। इसने एक सेकंड में कुल मिलाकर 4 सर्कल पूरे किए तो फ्रीक्वेंसी 4 हर्ट्ज। और सर्कल को हम क्या कहते हैं, ऑसिलेशन। इंग्लिश में ये वाली चीज आई हुई है। फ्रीक्वेंसी क्या है, ऑसिलेशन, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड। तो ये जो ऑसिलेशन है, ये जो चक्कर है, इसको हम कभी-कभार कंपन भी बोल देते हैं, चक्कर भी बोल देते हैं। तो चक्कर प्रति सेकंड या फिर कंपन प्रति सेकंड, और फ्रीक्वेंसी को हम मापते हैं किसमें, हर्ट्ज में मापते हैं। मेजर किया किससे जाएगा, फ्रीक्वेंसी मीटर के द्वारा। और इंडिया में जो 50 हर्ट्ज है, जो प्लस माइनस 3% है, तो क्या कहेंगे 48.5 से लेकर 51.5 तक ये वेरिएशन करती है। ये बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। फिर उसके बाद हमने स्टार्ट किया था जी आपकी तरंग दैर्ध्य यानी कि वेवलेंथ, वेव की लेंथ मतलब जब आपकी ज्या तरंग है वो एक सर्कल पूरा करने में जितनी दूरी तय कर लेगी वही आपकी वेवलेंथ कहलाएगी। वेवलेंथ को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, और इसको मीटर में, और एक्चुअल मेजरमेंट है इसका एंगस्ट्रॉम में। एक एंगस्ट्रॉम जो वेवलेंथ है वो 10 की पावर माइनस 10 मीटर के बराबर होती है। तो वेवलेंथ की ये वाली डेफिनेशन पेपर में आती है कि समान फेज मतलब या तो पॉजिटिव में या आपके नेगेटिव में, समान फेज में दो क्रमागत, क्रमागत मतलब लगातार, शिखर की बीच की दूरी, दो क्रमागत शिखर के बीच की दूरी, जैसे ये रही लैम्डा है, दो क्रमागत गर्त के बीच की दूरी, या फिर आपके कंप्लीट सर्कल को क्या कहा जाता है, वो वेवलेंथ कहा जाता है। उसके बाद हमने देखा जी आपका आवर्तकाल। आवर्तकाल और फ्रीक्वेंसी दोनों के एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। आवर्तकाल मतलब एक चक्कर को पूर्ण करने में लगा समय। अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो कम समय लगेगा, और फ्रीक्वेंसी कम है तो समय ज्यादा लगेगा, दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। आवर्तकाल मतलब समय को सेकंड में मापते हैं हम, और दूसरा क्या है 1/f है, तो 1/f को मतलब फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में, तो प्रति सेक हर्ट्ज से भी इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। एम्पलीट्यूड क्या है, धनात्मक और ऋणात्मक चक्कर में, धनात्मक और ऋणात्मक चक्कर के आधे पूर्ण चक्कर में अधिकतम मान आपका एम्पलीट्यूड कहलाता है। उसके बाद हमने मिली सेकंड से रिलेटेड 2-3 कॉन्सेप्ट आपको बताए थे, 1-2 फॉर्मूले भी कराए। उसके बाद शिखर मान बोलिए, इंग्लिश में पीक वैल्यू या अधिकतम मान इसे बोला जाता है। तो धारा और वोल्टेज दोनों से ही बताते हैं। धारा में बोलेंगे तो बोलेंगे पीक वैल्यू ऑफ करंट, या फिर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। वोल्टेज में बोलेंगे तो पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज, है ना। और एक कॉन्सेप्ट आया था पीक से पीक का मान, पीक से पीक यानी कि शिखर से शिखर। तो पीक से पीक का मान क्या है, धनात्मक और ऋणात्मक के बीच का अंतर। तो धनात्मक में क्या होता है पॉजिटिव वीपी, और ऋणात्मक में क्या है नेगेटिव वीपी। तो इन दोनों के बीच के अंतर माइनस माइनस प्लस। मैंने कहा ये ना समझ में आए ना तो डायरेक्ट याद कर लो, पीक से पीक की वैल्यू है 2 टाइम्स ऑफ पीक वैल्यू, 2 टाइम्स ऑफ पीक वैल्यू। वोल्टेज में है तो 2 टाइम्स ऑफ वीपी, और धारा में है तो 2 टाइम्स ऑफ आईपी हो जाएगा। यहां तक हम पढ़ चुके हैं। अब यहां से हमें स्टार्ट करना है जी औसत मान यानी कि एवरेज वैल्यू। बहुत ही आसान है, कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी, और न सिर्फ इस चैप्टर की, पूरे सिलेबस के दौरान मैं तुमको कभी ये रियलाइज नहीं होने दूंगा जब मैं तुमको कहूंगा भाई ये तो बहुत मुश्किल है, ये तो समझना मुश्किल है, इसको छोड़ दो। कोई भी ऐसी चीज, हाँ, ये मैं ज़रूर बोल सकता हूँ भाई, ये किताबी ज्ञान है और ये व्यावहारिक है। ये पूछा जाता है, ये नहीं पूछा जाता। तो जो पूछा जाता है उसी पे फ़ोकस करो, बाकी को जस्ट पढ़ लो। जैसे ये वाली डेफ़िनेशन ना आज तक कभी आई नहीं, लेकिन ये किताब में भर-भर के पड़ी है, किताब में भर-भर के पड़ी है। तो भाई टीचर होने के नाते भी मेरे को तो कराना पड़ रहा है, वरना तुम ये कह दोगे सर ये आपने ये नहीं बताया। ये डेफ़िनेशन थी कि प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान है ना, दिष्ट धारा के उस मान के बराबर है जिसमें किसी सर्किट में आपके प्रत्यावर्ती राशि के बराबर आवेश संधारित होता हो। आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते हैं। ये डेफिनेशन आपने नहीं बताई। तो भाई डेफिनेशन तो है ये, लेकिन ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है औसत मान को माध्य मान कहते हैं, और औसत मान में हम केवल आधे चक्कर से ही औसत मान निकाल सकते हैं।
औसत मान यानी कि हम जो सिमेट्रिकल वेव होती है, जो थोड़ी देर में आपको मैं बताऊँगा, उसमें हम आधे चक्कर से औसत मान निकालते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। फिर एक फ़ॉर्मूला होता है समाकलन का, समाकलन का एक फ़ॉर्मूला है, फिर एक वैल्यू, ये कुल मिलाकर 4 ही चीज़ याद करनी है। लेकिन यहाँ तो पेज पे कम से कम 100 अक्षर लिखे पड़े हैं, 100 के 100 याद नहीं करने, 4 करने हैं, उन चारों में से एक बात पूछनी है, समझ गए? तो भई कहने का भावार्थ ये है कि पूरा सिलेबस आपको मैं टिप्स पे कराऊँगा और एक-एक चीज़ को इतनी बार रिवाइज़ कराऊँगा कि भई आपका जो दिमाग है ना, वो एक टाइम ये कहेगा, "अरे भई, छोड़ ना, खेड़ा छोड़ भई, हमारे याद हो गया।" है ना? हमारे याद हो गया। आपका दिमाग आपको कहेगा, आपके मन को कहेगा। आपके मन अपनी इंद्रियों को ना जब बस में आ जाएँगे ना, तो आप कहना कि भई हाँ, हमारा सिलेक्शन पक्का होगा। तो उसके लिए आपको निरंतर प्रयास करते रहना। पढ़ लीजिए औसत मान। किसी प्रत्यावर्ती राशि का, ये पेपर में नहीं पूछा जाता, बस किताबी है, पढ़ लीजिए। किसी प्रत्यावर्ती राशि का औसत मान दिष्ट धारा के उस मान के बराबर है। तुलना कर रहे हैं। जैसे आपने ये कहा, "अरे भाई तुम्हारी सैलरी क्या है?" कि कोई बंदा जा रहा था, उससे कहा कि तुम्हारी सैलरी क्या है? तो उसके साथ एक कैंडिडेट था, वो तो नहीं बोला, गूंगा है, गूंगा इन द सेंस में गूंगा बन गया। उसके साथ वाले ने बोला, "भाई इसकी सैलरी वही है जो आपके बुआ के लड़के की है।" मैंने कहा, "ये क्या लिंक हुआ?" उसने कहा कि ये और आपके बुआ का लड़का दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हैं और एक ही इनकी जॉब प्रोफाइल है। फिर मेरे को ध्यान आया, बुआ की लड़की की सैलरी तो 1,40,000 है। अच्छा, इसकी भी 1,40,000 है, तभी मुँह में गुड़ लेके बैठा है। 1,40,000 है तो हम जैसे लोगों से थोड़ी ना बात करेगा। समझ गए? तो ठीक उसी प्रकार से औसत मान को डीसी के मान के साथ कंपैरिज़न करके बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? किसी प्रत्यावर्ती राशि का औसत मान डीसी, डीसी मतलब दिष्ट धारा के उस मान के बराबर है। दिष्ट धारा के उस मान के बराबर है। इसकी सैलरी तेरे बुआ के लड़के के बराबर है। तो किसी प्रत्यावर्ती राशि का औसत मान दिष्ट धारा के उस मान के बराबर है, जिससे किसी परिपथ में, कोई परिपथ है उसी में से तो धारा प्रभावित होगी, किसी परिपथ में प्रत्यावर्ती राशि के बराबर आवेश संधारणत्रित होता हो, आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है, उसे हम औसत, यानी कि प्रत्यावर्ती राशि का औसत मान दिष्ट धारा के उस मान के बराबर है। पहले इतना को निपटाओ कि किसी सर्किट में, किसी परिपथ में, है ना? कोई परिपथ में, किसी परिपथ में आपके प्रत्यावर्ती राशि के बराबर, प्रत्यावर्ती राशि पहले कह रहा है कि दिष्ट धारा के उस मान के बराबर है, अब कह रहा है कि प्रत्यावर्ती राशि के, है ना? प्रत्यावर्ती राशि के बराबर आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर, किताबी है, जस्ट पढ़ के छोड़ देना। ये काम का है। औसत मान को माध्य मान कहते हैं। औसत मान को माध्य मान क्यों कहते हैं? क्योंकि हमने मैथ से पढ़ा है, ये मैं हटा दूँगा थोड़ी देर में। मैथ से पढ़ा है कि औसत जब निकालते हैं, बताइए 1, 2, 3 के औसत बताइए। औसत कैसे निकालते हैं? एक तरीका तो ये है, सब संख्याओं को जोड़कर फिर भाग कर देंगे जितनी संख्याएँ हैं। जोड़ो 1 और 2 3, 3 और 3 6। 6 को संख्या कितनी है? 3। 6 को 3 से भाग करेंगे तो 3 दूनी 6। औसत आ गई 2। दूसरा तरीका ये होता है कि जब संख्याएँ लगातार हो, तो औसत हमेशा बीच का नंबर होता है। औसत हमेशा क्या होता है? बीच का नंबर होता है। तो बीच के नंबर को हम क्या कहते हैं? माध्य कहते हैं। तो औसत हमेशा माध्य मान होता है। सर नहीं समझ में आया, और कोई एग्जांपल लो। मैंने कहा कि बीच में संख्या क्या होनी चाहिए? लगातार होनी चाहिए। जैसे मैंने कहा 4, 5, 6, 7 औसत बताओ। तो भई 2 इधर से छोड़ दो, 2 इधर से छोड़ दो। इनकी बीच की औसत होगी। सर फँस गए, बीच में तो कोई नंबर ही नहीं है। तो फिर ये तो पता है ना तुमको 5 और 6 के बीच में क्या आता है? 5.5 आता है, तो औसत इनकी 5.5 हो जाए। औसत हमेशा बीच की ही वैल्यू रहेगी। और कोई एग्जांपल ले लो। इससे तसल्ली नहीं हुई तुमको, और कोई एग्जांपल ले लो। इस संख्या को थोड़ा और बढ़ा दो, और बढ़ाना इन द सेंस 4, 5, 6, 7, 8 लिख लो। अब औसत निकालो तो 2 इधर से छोड़ दो, संख्या लगातार होनी चाहिए, 2 इधर से छोड़ दो, तो औसत हमेशा बीच की वैल्यू होगी, यानी कि माध्य मान रहेगी। औसत आपकी 6 है। समझ गए? तो ये बात आपकी पूछी जाती है। ऊपर वाली डेफिनेशन जस्ट पढ़नी थी कि प्रत्यावर्ती राशि का औसत मान, है ना? औसत मान दिष्ट धारा के उस मान के बराबर है, जिसमें किसी परिपथ में प्रत्यावर्ती राशि के बराबर आवेश को संधारणित करते हैं, आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते हैं, वो आपका औसत मान है। वो जस्ट पढ़ना था, ये काम का है। औसत मान को हम माध्य मान, औसत मान को हम माध्य मान कहते हैं। ये वाली जो बात है ना, अब यहाँ जो लिख रखी है वो बड़ी डेप्थ की बात है। उसके लिए मैं नेक्स्ट पेज पे लेके जाऊँगा, फिर यहाँ वापस लेके आऊँगा। लेकिन इसको पढ़ते हुए चलते हैं, भई आखिरकार है क्या ये? प्रत्यावर्ती राशि, प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टेज के पूरे चक्कर का, कंप्लीट सर्कल का, ये पूरे कंप्लीट सर्कल का, प्रत्यावर्ती राशि में धारा और वोल्टेज का, है ना? पूरे चक्कर का औसत मान 0 होता है। पूरे चक्कर का औसत मान क्या होता है जी? 0 होता है। क्यों होता है? क्योंकि जितनी वैल्यू प्लस में है उतनी ही वैल्यू माइनस में है। जितनी वैल्यू प्लस में है उतनी ही वैल्यू माइनस में, तो प्लस वाली माइनस को कैंसल आउट कर देगी, क्योंकि औसत में सबको जोड़ना होता है। जोड़ेंगे तो प्लस का 4 माइनस का 4 कैंसल आउट, प्लस का 3 माइनस का 3 कैंसल आउट, प्लस का 2 माइनस का 2 कैंसल आउट। यानी कि जितना प्लस में होगा उतना ही माइनस में होगा, तो दूसरे को एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसल कर देंगे।
तो यही बात बोली है कि प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टेज के पूरे चक्कर का औसत मान शून्य होता है। पूरे चक्कर का औसत मान क्या होता है? शून्य होता है, क्योंकि धनात्मक व ऋणात्मक चक्कर बराबर व विपरीत होते हैं, इसलिए केवल आधे चक्कर से ही हम औसत मान निकालते हैं। आधे चक्कर से क्या निकालते हैं जी? औसत मान निकालते हैं। और कैसे निकालेंगे, लेकिन उसको भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले ये थोड़ा समझिए। ये आपको दो वेव फॉर्म नजर आ रही होगी, दो आपको तरंग नजर आ रही होगी। दो क्या नजर आ रही है? तरंग नजर आ रही है। आप ध्यान से देखो, इस तरंग में जितना प्लस में उतना ही माइनस में है, लेकिन इस तरंग में जितना प्लस में है उतना माइनस में नहीं है। यानी कि हम कह सकते हैं कि तरंग आपकी कुल मिलाकर दो प्रकार की होगी। तरंग आपकी कितने प्रकार की होगी? दो प्रकार की आपकी तरंग आपको दिखाई दे रही है। एक तरंग जिसमें प्लस और माइनस बराबर हो, उसको हम बोलते हैं, पता है क्या? उसको हम बोलते हैं क्या? सममितीय तरंग। क्या बोलते हैं? सममितीय। आप कहोगे सर ये तो बड़ा अजीब सा नाम है, हमने पहले कभी नहीं सुना। लेकिन इंग्लिश वाला नाम शायद आपने मैथ थोड़ा बहुत सीखा हो बचपन में, तो आपने सुना होगा। सममितीय तरंग को हम बोलते हैं सिमेट्रिकल। क्या बोलते हैं? सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल। स्पेलिंग फंस गए भाई। सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल वेव बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं जी? सिमेट्रिकल वेव फॉर्म बोलते हैं। जो आपकी ए एक होती है जिसमें प्लस और माइनस बराबर ना हो, तो उसको बोलते हैं हम असममितीय। असममितीय को क्या बोलते हैं? असममितीय तरंग बोलते हैं। अच्छा, ये क्यों बता रहे हो सर? इसके पीछे लॉजिक क्या है वो आपको थोड़ी देर बाद में पता लगेगा, जो पिछले पेज में आप पढ़ के आए हो। इसको क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाएगा एसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल बोला जाएगा। ठीक है। अच्छा, सममितीय जो तरंग होती है, आपने मोटा मोटा तो देख ही लिया, लेकिन एक बार और मैं लिख रहा हूं। इसमें प्लस और माइनस क्या होते हैं जी? बराबर होते हैं। सिमेट्रिकल वेव फॉर्म में प्लस और माइनस क्या होते हैं? बराबर होते हैं। एसिमेट्रिकल तरंग में प्लस और माइनस बराबर नहीं होते। एसिमेट्रिकल तरंग में प्लस और माइनस बराबर नहीं होते। अब एक बात बताओ, ये तो तरंग की बात हो गई। आप बताओ, ये वाली वेवफॉर्म कैसी है? आप कहेंगे सर ये शुद्ध एसी। ये क्या है जी? शुद्ध एसी वेवफॉर्म है ये शुद्ध एसी है। क्योंकि जिसमें प्लस और माइनस बराबर है, वो आपकी क्या होती है? शुद्ध एसी होती है। शुद्ध और एसी होती है। अब बता दो, और प्लस और माइनस जिसमें बराबर हो, वो आपकी क्या कहलाती है? सममितीय भी कहलाती है। तो हम कह सकते हैं कि शुद्ध एसी हमेशा सममितीय तरंग होती है। शुद्ध एसी हमेशा क्या होती है? सममितीय तरंग होती है। ठीक है। अच्छा, इसमें प्लस और माइनस बराबर नहीं है, इसका मतलब ये जो वेवफॉर्म है, बताइए वो कैसी है? तो आप कहोगे सर ये आपकी स्पंदित, और थोड़ा सा बहुत ही सिंपल शब्दों में कहूं तो आपकी पल्सेटिंग, और सिंपल शब्दों में कहूं तो अशुद्ध एसी है। ये आपकी कैसी एसी है? तो आप कहेंगे सर ये अशुद्ध एसी है। ये आपकी अशुद्ध एसी है। यहां से तो यहां से हटा देते हैं। ठीक है भाई, ये आपकी कैसी है? तो हम कहेंगे सर ये आपकी अशुद्ध। शुद्ध है तो मतलब प्लस माइनस बराबर है, प्लस और माइनस बराबर है। अशुद्ध है तो उसमें प्लस माइनस बराबर नहीं है। तो जो शुद्ध है उसको अब पता लगा कि उसे सममितीय तरंग कहते हैं, जो अशुद्ध है उसको असममितीय तरंग कहते हैं। यानी कि इन दोनों की एक ही बात हो गई, ये दोनों तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो गए। समझ गए इस बात को भाई? इन दोनों का तो एक ही मतलब हुआ। इन दोनों का तो एक ही मतलब हुआ, ये कोई अलग अलग चीज थोड़ी ना हुई, ये तो सेम ही चीज होगी। और ये दोनों भी एक ही चीज होगी। जो अशुद्ध है, अशुद्ध में प्लस माइनस बराबर नहीं होते, और जिसके प्लस माइनस बराबर नहीं होते उस तरंग को हम असममितीय तरंग कहते हैं। यानी कि ये दोनों भी एक ही चीज हो गई, ये दोनों भी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो गए। तो जो शुद्ध एसी हो या फिर जो सममितीय तरंग हो, है ना, शुद्ध एसी हो, शुद्ध एसी मतलब ज्यावक्रीय तरंग, जो सममितीय तरंग है ना, तो उसमें आपका जो एवरेज है, जो आपकी एवरेज है, वो एवरेज, एवरेज मतलब औसत, आपकी जो औसत है वो पता है कैसे निकाली जाएगी? वो निकाली जाएगी जी आपके हाफ सर्कल से। कैसे निकाली जाएगी? वो आपकी निकाली जाएगी हाफ सर्कल से। हाफ सर्कल से निकाली जाएगी। हाफ सर्कल नहीं, सॉरी, हाफ वेव से निकाली जाएगी। और जो आपका अशुद्ध है या फिर जिसे असममितीय तरंग कहते हैं, उसकी जो एवरेज है वो पता है कैसे निकाली जाएगी? वो निकाली जाएगी जी फुल वेव से। किससे निकाली जाएगी? फुल वेव से निकाली जाएगी। बताओ समझ में आया क्या? क्या है? क्यों क्यों निकाली जाएगी सर? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हाफ सर्कल इसमें क्यों लिया? आप अगर
फुल सर्कल लेते हो, आप फुल सर्कल लेते हो, आप फुल सर्कल लेते हो, ये मैंने कोई फुल सुदेशी का फुल सर्कल ले लिया, सुदेशी का फुल सर्कल ले लिया। तो जैसे मैं यहाँ कुछ वैल्यू लिख रहा हूँ, मैंने यहाँ लिखा भाई 1, 1 लिखा, यहाँ मैंने लिखा 2, यहाँ मैंने लिखा 3, है ना? यहाँ मैंने लिखा 4, यहाँ मैंने लिखा जैसे 5, समझ गए मेरी बात को? तो जैसे ये प्लस का 1 है, प्लस का 2, तो आप बताइए यहाँ क्या होगा? यहाँ जो वैल्यू होगी वो माइनस का 1 होगा, यहाँ जो वैल्यू होगी वो माइनस का 2 होगा, यहाँ जो वैल्यू होगी वो माइनस ऊपर उधर लिखते हैं माइनस का 3 होगा, यहाँ जो वैल्यू होगी वो माइनस का 4 होगा और यहाँ जो वैल्यू होगी वो माइनस का 5 होगा। टर्म के सापेक्ष दिखा रहे हैं भाई। तो बताइए औसत में सबको जोड़ते हैं, ये प्लस का 1 माइनस 1, ये प्लस का 2 माइनस 2, ये प्लस का 3, ये सारे आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। तो बताइए क्या इससे कभी भी आपकी औसत आ पाएगी क्या? नहीं आ पाएगी। तो इसमें औसत निकालने के लिए हम हाफ वेव, अर्ध तरंग, हाफ वेव मतलब अर्ध तरंग का प्रयोग करेंगे। औसत निकालने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? तो हम कहेंगे हम इसमें अर्ध तरंग का, अर्ध तरंग का प्रयोग करेंगे। औसत निकालने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? तो हम कहेंगे इसके लिए हम अर्ध तरंग का प्रयोग करेंगे। फुल या फिर ये कहेंगे कि असमितीय जो तरंग है, जो आपकी अशुद्ध आपकी ऐसी है, उसमें हम आपकी क्या औसत निकालने के लिए हम किसका करेंगे? फुल, फुल मतलब पूर्ण, पूर्ण वेव का हम पूर्ण तरंग का प्रयोग करेंगे। अब ये बात आपको समझानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, क्योंकि ये बात अगर मैं सीधा आपको पूर्ण की मात्रा उल्टी लगा दी हमने, है ना? पूर्ण की मात्रा उल्टी लगा दी मैंने। ये बात मैं वहाँ सीधी बोलता कि भई ये ऐसे-ऐसे होता है तुम मान लेना। पूर्ण में ऐसे लगता है क्या पूर्ण? बताना ज़रा कमेंट करके पूर्ण का पू 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 वो वाला पू नहीं है ये तुम, निकम्मो। ठीक है, अब सुनो, क्या कहे? प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टेज के पूर्ण चक्कर का औसत मान 0 होता है। पूर्ण चक्कर का औसत मान क्या होता है? 0 होता है। वही बात कथन 1, कथन 2, कथन 1 को सत्यापित करता है। कथन 1 व 2 दोनों सही है, कथन 2 कथन 1 को सत्यापित करता है। यानी कि जो ये समझा के आया हूँ ना, ये जो मैं तुमको समझा के आया हूँ, ये यहाँ इस बात को मोहर लगाने के लिए, प्रत्यावर्ती धारा व वोल्टेज के पूर्ण चक्कर का औसत मान 0 होता है, क्योंकि धनात्मक व ऋणात्मक चक्कर बराबर व विपरीत होते हैं, इसलिए केवल आधे चक्कर से ही औसत मान निकाले, इसलिए केवल आधे चक्कर से क्या निकाले जाते हैं जी? औसत मान निकाले जाते हैं। तो हम औसत मान निकालेंगे कैसे? तो हम बोलेंगे कि चाहे औसत औसत मान, क्या बोला जाता है जी? औसत मान, औसत मान कैसे निकालेंगे? औसत मान बोलिए या फिर इसे क्या बोलेंगे? माध्य मान बोलिए। औसत मान बोलिए या माध्य मान बोलिए, एक ही बात है ना? क्योंकि दोनों, औसत मान को क्या बोला जाता है? माध्य मान भी बोलो, माध्य मान बोलिए। इन दोनों को निकालने के लिए, इनको निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं जी समाकलन का। इन दोनों को निकालने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? औसत मान बोलिए या फिर माध्य मान बोलिए, इनको निकालने के लिए। अब ये तीर बन जाएगा क्या मेरे से? अच्छे बात। लेफ्टी की बस एक यही प्रॉब्लम है कि उसको एंगल से पता नहीं लगता, राइट ही होता तो उसको जज हो जाता है कि भाई हाँ लाइन सीधी है या अब ये भी बनेगी नहीं बस, कोई नहीं काम चला लेना। तो इसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं? समाकलन का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? समाकलन का यूज़ करते हैं। औसत मान निकालने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है भाई? समाकलन का प्रयोग किया जाता है। समाकलन मतलब जोड़ना। समाकलन का मतलब क्या होता है? जोड़ना। हम समाकलन का प्रयोग करेंगे और समाकलन का मतलब क्या होता है जी? जोड़ना। ठीक है? कैसे करेंगे? आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये समझ में आ गया तुमको? बस ये जस्ट समझाना था। तो औसत निकालने के लिए, सममितीय तरंग में औसत निकालने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? आफ तरंग का प्रयोग करते हैं। और आपकी असमितीय में आप अपनी औसत निकालने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? कुल तरंग का प्रयोग करते हैं। का प्रयोग करते हैं जी? कुल तरंग का प्रयोग करते हैं। तो सर फिर ये औसत निकाला कैसे जाता है? तो अब मैं जो लिख रहा हूँ उसमें से पहला फॉर्मूला कोई काम का नहीं है, वो मैथ से आएगा, वो मैथ से आएगा। दूसरा फॉर्मूला काम का है और तीसरे में रिजल्ट आपका काम का है। समझिए इस बात को, समझना बहुत जरूरी है। आपको औसत निकालनी है। जैसे कोई एक वेव फॉर्म है, ये मैं डिलीट कर दूंगा अभी थोड़ी, ये कोई वेव फॉर्म है, ठीक है? शुद्ध ऐसे बना रहे हैं, जितना प्लस में होगा उतना ही आपका माइनस में होगा। तो हमें सिर्फ इससे तो कोई मतलब नहीं रहा, हमें सिर्फ ये लेने हैं। तो यहाँ I1 है, ये I2 है, या I3 है, या I4 है, या I5 है। ये तो मैं बता रहा हूँ, हो सकता है कि बहुत छोटे छोटे मान, ये I1 या I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 जितनी भी यहाँ होगी, उन सबको जोड़कर औसत कैसे निकालते हैं? औसत निकालते हैं सब संख्याओं का जोड़। औसत कैसे निकालते हैं? सब संख्याओं का जोड़ बटा में कुल संख्याएं, बटा में कुल संख्याएं। और हम अगर धारा को बता रहे हैं तो I का मान लेंगे, वोल्टेज को बता रहे हैं तो V का मान लेंगे, वोल्टेज को बता रहे हैं तो किसका मान लेंगे? V का मान लेंगे। तो हम लिख रहे हैं जी औसत, एवरेज लिख रहे हैं। हम धारा के सेंस में बताएंगे, I एवरेज, औसत। एवरेज मतलब औसत। आपको मैंने बताया जैसे बहुत छोटे छोटे मान है, जैसे मैंने कहा I1, फिर मैंने कहा जी I2, मैंने कहा जी I3,
i3, बहुत छोटे छोटे बहुत सारी वैल्यू है, मैंने कहा जी i3, और ऐसे कर कर आपकी कुल मिलाकर n वैल्यू है, कुल मिलाकर कितनी वैल्यू है, n वैल्यू, मतलब कितनी भी हो सकती है, n वैल्यू है। ये सभी संख्याओं को जोड़ दिया हमने, सभी संख्याओं को क्या कर दिया भाई, जोड़ कर दिया, सभी संख्याओं का क्या कर दिया, जोड़ कर दिया। औसत निकालने के लिए सब संख्याओं का जोड़, और उसको किससे भाग करना होता है, उसे कुल संख्याओं से भाग करना होता है। 1 2 3 4 5 6 7 तक, कहाँ तक है, n तक है, यानी कि लास्ट वाले को आई एन लिखिए, लास्ट वाले को क्या लिखेंगे, आई एन लिखेंगे। कहाँ तक जोड़नी है संख्याएं, तो हम कहेंगे लास्ट तक जोड़नी है, और लास्ट वाली वैल्यू को क्या लिखेंगे, आई एन लिखेंगे। दिखाई दे रहा है क्या, आई एन लिखेंगे, कोई बात नहीं, थोड़ा सा उधर कर देंगे, आई एन लिखेंगे। तो बताइए, और फिर किससे भाग कर देंगे, सब संख्याओं के जोड़ से, कुल मिलाकर संख्याएं कितनी है, n है, तो ये बन गई जी औसत। लेकिन बताइए क्या ये औसत पेपर में पूछे जाएगी क्या सर, नहीं पूछे जाएगी। तो सर फिर क्यों लिखा रहे हो, क्योंकि लिखाना इस वजह से जरूरी है भाई, क्योंकि ये आपकी औसत का फॉर्मूला है, ये आपकी औसत का क्या है जी, फॉर्मूला है, फॉर्मूला है, इस वजह से लिखाना अपनी मजबूरी है। लेकिन ये कोई पेपर में नहीं आएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, पेपर में क्या आएगा, पेपर में ये वाली जो बात मैं अब लिख रहा हूँ, ये एक बार पेपर में आई हुई है, एवरेज। इसी मैथ वाले फॉर्मूले को, इसी मैथ वाले फॉर्मूले को अपनी इस टेक्निकल की भाषा में समाकलन बोलते हैं। ये आपने देखा होगा इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, ये इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन करना, और डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू डी बाई डी टी, विद रिस्पेक्ट टू जो आपने वैल्यू ली है उसके सापेक्ष करते हैं। +1 +2 से कोई स्टूडेंट आया होगा, पॉलिटेक बीटेक करके आया होगा, उसको थोड़ा बहुत आइडिया होगा। लेकिन सर बाकी आईटीआई वालों का क्या होगा, उनका कौन कराएगा, तो परेशान होने की जरूरत नहीं, उनको मैं याद कराऊंगा, इधर याद कराऊंगा, ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उनको याद करवाया जाएगा। ये बोर्ड इस साइड से कम दिखाई दे रहा है, चलो कोई बात नहीं, उनको मैं याद कराऊंगा, ठीक है। तो भाई मैंने बताया कि एवरेज कैसे निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं समाकलन कर कर, जोड़ कर कर, और समाकलन का साइन कैसा होता है, पिछले पेज पे लिखा नहीं, समाकलन का जो साइन होता है वो ऐसा होता है, ये होता है समाकलन, ये होता है समाकलन, समाकलन करके निकाला जाए। समाकलन करेंगे, समाकलन किसका करेंगे, समय के सापेक्ष, जो आपकी वेव फॉर्म है वो किसके सापेक्ष चलती है, समय के सापेक्ष चलती है। तो समाकलन करेंगे 0 से लेकर t तक का, 0 से लेकर t तक का। धारा ली है हमने, तो धारा का मान लिया जाएगा, किसके कौन से x पे लिया जाएगा, t विद रिस्पेक्ट टू समय t के, और समाकलन कर रहे हैं तो dt साथ में आता है। ये वाला तुमको ध्यान रखना है, क्योंकि ये पेपर में आपका एक बार औसत के फॉर्मूले में आया हुआ है, एक बार ये औसत के फॉर्मूले में क्या हुआ है भाई, आया हुआ है, तो इसको आपको ध्यान रखना है, इसको आपको ध्यान रखना है, ये पहला फॉर्मूला है जो आपको ध्यान रखना है। याद करना भी मुश्किल नहीं है, आपको वैसे मुश्किल नहीं है, इससे तो हमारे पसीने छूट गए। तो भाई जितनी मुश्किल चीज होती है ना, वो पेपर में ऑप्शन देख के उतनी ही आपको अच्छे से याद आ जाती है। अब जैसे मैंने तुमको कहा, जैसे कभी कभार आपने देखा होगा, 3 सुंदर हीरोइन दे दी, 3 सुंदर सुंदर हीरोइनें दे दी, 4 दे दी, 3 नहीं 4 ऑप्शन आते हैं, 4 सुंदर हीरोइन दे दी, है ना। अगर मान के चलो किसी कोई कुंवारा लड़का उससे कहे कि बताए तुमको इनमें से किससे शादी करनी है, ये भी खूबसूरत है, ये भी बहुत खूबसूरत है, यही बहुत खूबसूरत है, ये भी बहुत खूबसूरत है, ठीक है। तो भाई बंदा परेशान हो गया। तो ठीक वही बात है कि जो सेम जैसे इजी इजी ऑप्शन होते हैं ना, वो सारे एक जैसे नजर आते हैं, तो उसमें से चूज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और जो मुश्किल ऑप्शन होते हैं वो अलग ही नजर आता है। अब तुम्हें यहाँ एवरेज का फॉर्मूला देखना है, आईटीआई वाले बच्चों को बड़ा अजीब सा लगा, पता नहीं क्या लिख दिया ये, सर 0 से लेकर टी तक हम, है ना, जी समय के सापेक्ष चल रहे हैं, 0 से स्टार्ट की हमने साइन वेव, और टी 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 के सापेक्ष चलती रहेगी, और वो क्या कर रहे हैं, उनका जोड़ कर रहे हैं, जोड़ के लिए आपने समाकलन का ये साइन लगा दिया। तो भाई ये आईटीआई वाले बच्चों को बड़ा अजीब सा लगा, लेकिन जितना ये अजीब है उतना ही इसको याद करना भी तो आसान हो गया, कि भाई ये ऐसे है ना, ऐसे ये साइन मिलेगा, ये समाकलन का साइन है, जीरो सर ने बताया। आई एवरेज वी लेते तो यहाँ वी लिखता मैं, आई ली है तो यहाँ मैंने आई लिखा है, आई टी समय के सापेक्ष, और ये डी टी फंक्शन होता है, डी टी आपका फंक्शन होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, इसको आप इग्नोर कर सकते हो। अब बात करते हैं सर, ठीक है चलो, मुश्किल से हम इसको निपटा भी लेंगे, इसके अलावा क्या याद करना है, इसके अलावा जो आपको याद करना है वो है जी इसकी वैल्यू, यानी कि फिर से मैं लिख रहा हूं कि आई एवरेज जो होती है, आई एवरेज जो होती है, अब उसका जो वैल्यू आएगी निकल के, आई एवरेज जो होती है वो होती है जी आपकी 2 टाइम्स ऑफ आई एम, आई एम मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। हम आई के सेंस में लिख रहे हैं, आई से ड्राइव करके लास्ट में वी की वैल्यू लिख देंगे, समझे इस बात को। वी लिखते तो वी एवरेज इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वी एम, पीक भी लिख सकते थे, मैक्सिमम ऑफ करंट या फिर पीक ऑफ करंट, और डिवाइड बाय पाई, डिवाइड बाय पाई, किससे डिवाइड करेंगे, पाई से डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय पाई, पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7 होती है, पाई की वैल्यू कितनी होती है जी, 22/7 होती है, या 3.14।
अब जब इसको सोल्व किया जाएगा ना, जब इसको सोल्व किया जाएगा, 2 को पाई से डिवाइड करेंगे, 22/7 या 3.17, 2 को 3.17 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 0.637, क्या बन जाएगा 637। आप कहोगे सर ये वाली बात आपने पहले कहीं बोली है, आपने आरएमएस वैल्यू को बताया था 70.7 और आपने एवरेज वैल्यू को बताया था 63.7%, लेकिन ये तो सर पॉइंट में चल गया, खुद पॉइंट में चला गया। आप बस सुनते रहिए। और साथ में क्या रहा, साथ में रहा जी आपका आईएम, साथ में क्या रहेगा, साथ में रहेगा जी आपका आईएम, साथ में क्या रहेगा, साथ में रहेगा जी आपका आईएम, क्योंकि 2 को पाई से डिवाइड करते हैं तब आपकी क्या वैल्यू आती है, तब आपकी एवरेज वैल्यू आती है। बताइए यहाँ तक का कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या? ये वाला फॉर्मूला है जो आपको याद रखना, ये याद रखना है, ये याद रखना है। इसके अलावा वो वाला तो देखो कॉन्सेप्ट बताया था मैंने, कोई इसमें अलग कहानी नहीं बता दी थी, कोई विद्या नहीं बता दी थी तुमको, मेरे ख्याल से ये वाली बात कोई मुश्किल भी नहीं थी जो मैंने यहाँ आपके एक्सप्लेन की थी, आसान थी ये, कोई ऐसी चीज नहीं थी जो तुमको समझ में ना आए। लेकिन अब मेन कॉन्सेप्ट पे जब हमने फोकस किया तो काम का तो अब स्टार्ट हुआ। पहले वाला तो चलो मैथ का फॉर्मूला मान लिया सर, पहले वाला तो चलो मैथ का फॉर्मूला मान लिया, आपने कहा कि ये तो मैथ से आया है, चलो छोड़ो, इग्नोर करो उसे। लेकिन अब यहाँ से जब हमने देखा तो ये तो बातें फंस गई सर। बातें कैसे फंसी, अरे यार ये क्या हो रहा है, मैं चाह रहा हूँ कि इसको थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर दूं ताकि ये एक लाइन में आपको नजर आए। ये जा ही नहीं रहा, खत्म हो गया। तो अब यहाँ से कुछ कहानी ऐसे स्टार्ट हुई। सबसे पहले हमने देखा आई एवरेज, औसत कैसे निकालते हैं, सभी संख्याओं का जोड़ बटा में कुल संख्या, ये फॉर्मूला बना दिया समाकलन के सेंस में, ये काम का है। आई एवरेज इज इक्वल टू, ये भी ध्यान रखना है, 2im/पाई, 2 को जब पाई से भाग करेंगे तो किसके बराबर आएगा, ये बराबर आएगा 0.637 आएंगे, ये पूरा का पूरा याद रखना है तुमको से। ठीक है, ये तो अब सर निकल गया किसके सेंस में, ये निकल गया सर आपके किसके सेंस में, आपकी धारा के सेंस में। लेकिन आप तो कह रहे थे वोल्टेज के सेंस में भी याद रखना है, तो ठीक उसी प्रकार से ये याद हो गया है ना तुमको, तो इसको मैं कन्वर्ट करके दिखा रहा हूँ वोल्टेज के सेंस में। वी एवरेज, वी एवरेज, क्योंकि याद तो दोनों अगले पेज पे साफ साफ लिख दूंगा, ठीक है। फिर ये इस पेज में से कुछ भी याद ना हो तो अगले पेज का याद कर लेना। वी एवरेज, आई की जगह वी को ले लिया, तो 2 टाइम्स ऑफ वी मैक्सिमम डिवाइड बाई क्या रहेगा, पाई रहेगा। 2 को पाई से जब भाग करोगे तो सेम की सेम वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी 0.637 और साथ में क्या रहेगा, साथ में रहेगा ये आपका वीएम, क्या रहेगा, वीएम। बोलो समझ में आया क्या? ये वाला फॉर्मूले आपको ध्यान रखना, ये वाले फॉर्मूले आपको क्या रखने हैं जी, ध्यान रखना। बोलो क्लियर है कहानी, कोई मुश्किल तो नहीं है, समझ में आ गया मोटा मोटा। चलो अब एक साफ से पेज पे लिख देता हूँ। पता है पहले हमने क्या लिखा है, हमने लिखा है औसत मान, शब्दों में लिख रहा हूँ उस बात को जो भी थोड़ा मैथ के तौर पे लिख के आ रहा हूँ ना, अब उसको शब्दों में लिख रहा हूँ। औसत मान बोलिए, औसत मान बोलिए, माध्य बोलिए, औसत मान बोलिए, या फिर इसको क्या बोलेंगे, माध्य मान, क्या बोलिए, क्योंकि माइंड में तो माध्य चल रहा था। औसत मान बोलिए या फिर इसको क्या बोले, माध्य मान बोले। किसके बराबर होता है, तो हम कहेंगे 0.637 गुना में अधिकतम मान, गुना में क्या होता है जी, अधिकतम मान। आप कहोगे सर ये कैसी लैंग्वेज हो गई, ऐसा तो हमने पीछे पढ़ा ही नहीं, आपने तो इसमें बताया है, आपने तो आईएम और वीएम में बताया है, तो ये कहाँ से आ गई। तो भाई आईएम और वीएम किसका मान है, आईएम है धारा का अधिकतम मान और वीएम है वोल्टेज का अधिकतम। तो ये वाला फॉर्मूला है, इसको याद करके चले जाना तुम, और तुम्हारा क्वेश्चन है ना किसी सूरत में गलत नहीं होगा। सर इसको याद कैसे करें, तो बहुत ही आसान है भाई। औसत है तो भाई हमेशा औसत होगी तो एक बात तो पक्का है कि भाई अधिकतम मान से कम होगी, अधिकतम मान से क्या होगी, कम होगी। औसत है तो अधिकतम मान से क्या होगी, कम होगी। तो अधिकतम मान का कितना है, अधिकतम मान का मात्रा है जी 0.637, 63.7% होती है वैसे तो, लेकिन आपने वो वाली चीज तो अब तक यहाँ आई नहीं, तो वो वाली चीज थोड़ी देर में देखेंगे कि वो कैसे आएगी। लेकिन बस ध्यान रख लेना कि भाई आपकी अगर औसत मान या माध्य मान कहें तो वो किसका होता है, अधिकतम मान का 0.637 होती है, 0.637 होती है। अब धारा और वोल्टेज के सेंस में वो लिखता हूँ। धारा के सेंस में क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि आई एवरेज, धारा के सेंस में आई एवरेज
धारा का मान है, औसत मान है, वो किसके बराबर होगा? 0.0 3-4 बार लिखेंगे याद हो जाएगा। 637 637 637 63.7%, 637, क्योंकि 63.7% का परसेंट हटाते हैं तो बटा में 2 जीरो हो जाएगी और ये 2 आगे शिफ्ट हो जाएगा, वही लिख रहा हूँ और कोई नहीं लिख रहा। और गुना में क्या लिखेंगे? गुना में लिखेंगे धारा का अधिकतम मान, और धारा का अधिकतम मान क्या होता है जी? IM होता है। धारा का अधिकतम मान क्या होता है जी? IM होता है। ठीक उसी प्रकार से अगर वोल्टेज के सेंस में लिखना हो, किसके सेंस में लिखना हो जी? वोल्टेज के सेंस में लिखना हो, तो वोल्टेज के सेंस में कैसे लिखा जाएगा? लिखेंगे 0.637 और गुना में क्या लिखेंगे? वोल्टेज का अधिकतम मान। क्या लिखा जाएगा जी? वोल्टेज का अधिकतम मान। बोलो ये समझ में आई? बिल्कुल समझ में आई, इसे याद कर लेंगे। ये तीनों बात एक ही है, ये तीनों बात एक ही है। लेकिन अभी तक मैंने कहा कि एक फॉर्मूला जो तुमको ध्यान रखना वो ये है, ये वाला फॉर्मूला भी तुम इग्नोर मत कर देना। 2Im यानी कि धारा का अधिकतम मान को एवरेज निकालने के लिए धारा के अधिकतम मान को 2 टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं और बटा में क्या आता है जी? 7 आता है। क्या आता है जी? 7 आता है। तो वोल्टेज के सेंस में भी बताओ सर, तो वोल्टेज के सेंस में क्या बोलेंगे? वोल्टेज की एवरेज वोल्टेज क्या रहेगी? यानी कि 2 टाइम्स ऑफ वोल्टेज का मैक्सिमम, और किससे डिवाइड करते हैं? पाई से डिवाइड करते हैं। इसको जब सोल्व किया तो क्या आ गया? ये वाला आ गया, और इसको जब सोल्व किया दूसरे वाले को तो वो दूसरे वाला आ गया। बस बन गई बात, बन गई बात, है ना? ये दोनों ही धारा के सेंस में बता दिया और वोल्टेज के भी। अब पेपर में तुम्हारा ये गलत नहीं होना, ये औसत मान वाला क्वेश्चन आपका गलत, मतलब ऐसे जा रही है लाइनें, जा रही है भाई। ठीक है, कर लोगे? कोई मुश्किल तो नहीं है? बहुत बढ़िया। तो औसत मान वाला खत्म हो गया, औसत मान आगे भी आएगा। औसत मान की डेफिनेशन को माध्यमान कहते हैं, डेफिनेशन को छोड़ दीजिए। फिर हमने औसत मान माध्यमान को देखा कि भी सिमेट्रिकल है तो आधे सर्कल से निकालेंगे, समाकलन से निकालेंगे, जोड़ने से निकालेंगे, ये समाकलन का फॉर्मूला हो गया। ये मैंने बताया जो आपकी शुद्ध है वही आपकी समिति है, तो हाफ तरंग से निकाली जाएगी। अशुद्ध है, एसिमेट्रिकल है, यानी कि तो वो आपकी फुल वेव फॉर्म से निकाली जाएगी। तो हाफ से निकालते हैं तो फिर ये एवरेज का फॉर्मूला कोई काम का नहीं है, ये काम का है, याद रखेंगे। ये आपके धारा के सेंस में, ये आपके वोल्टेज के सेंस में, 2 टाइम्स ऑफ Im बाई पाई, 2 टाइम्स ऑफ Vm बाई पाई, इन दोनों से इस प्रकार से आपकी वैल्यू निकल जाए। फिर मैंने यहाँ आपको सिंपल फॉर्म लिख के भी बता दिया। ठीक है भाई। अब चलते हैं नेक्स्ट, आपका क्या है? नेक्स्ट है जी आपका वर्ग माध्य मूल मान। वर्ग माध्य मूल मान, पहली जो डेफिनेशन जिस प्रकार से हमने औसत मान की आपने डेफिनेशन देखी, ठीक उसी प्रकार से डेफिनेशन यहाँ फिर से एक बार है, लेकिन ये पेपर में नहीं आती, पेपर में नहीं आती। डेफिनेशन में आती है इसका अन्य नाम, और डेफिनेशन में आती है जी इसका फॉर्मूला। डेफिनेशन में क्या आता है जी इसका, सॉरी पेपर में क्या आता है जी इसका फॉर्मूला। तो फॉर्मूले पर फोकस करेंगे और इसके रिजल्ट पे फोकस करेंगे, जो आपका काम का है, बाकी और कोई काम का नहीं है, जस्ट सुनना है आपको। अब डेफिनेशन देख लेते हैं जी पहले, क्या है? वर्ग माध्य मूल मान। वर्ग माध्य मूल मान यानी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, आरएमएस, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो क्या कहता है कि आरएमएस मान एसी का वह मान है जो दिए गए समय में उतनी ही ऊष्मा उत्पन्न करता है कि उतनी ही समय में डीसी उत्पन्न करती है। डीसी के साथ बड़ा तुलना रखता है। ये कह रहा है कि आरएमएस मान एसी का वह मान है जो दिए गए समय में, टाइम के सापेक्ष से हम चलते हैं, दिए गए समय में उतनी ही ऊष्मा उत्पन्न करता है जितनी जितनी की उतने समय में डीसी उत्पन्न करता है। मतलब जितनी ऊष्मा आपका एसी सर्किट पैदा कर रहा है उतनी ही समय में आपका डीसी उत्पन्न करता है, उसे हम वर्ग मध्य मूल मान कहते हैं। अटपटी सी डेफिनेशन है, कोई काम की नहीं है, पेपर में नहीं पूछी जाती, पेपर में पूछी जाती है इसकी वैल्यू और इसके अन्य नाम। यहाँ से बस इस डेफिनेशन, और ये तो आसान है, पिछली तो थोड़ी मुश्किल थी, ये आसान है लेकिन है बड़ी अटपटी। पिछले में क्या था कि प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान डीसी के उस मान के बराबर है जिसमें कोई सर्किट में से किसी परिपथ में से हम प्रत्यावर्ती धारा के बराबर आवेश को स्थानांतरित करते हैं, आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते हैं। जबकि वर्ग मध्य मूल मान में हमने क्या कहेंगे, वर्ग माध्य मूल मान यानी कि आरएमएस वैल्यू एसी का वह मान है जिस मान में, जिसकी वैल्यू कैसे निकाली जाएगी कि उतने ही समय में, जितने समय में आपके डीसी सर्किट है ना, क्या करता है, डीसी सर्किट आपकी ऊष्मा उत्पन्न करता है, डीसी सर्किट के द्वारा जितने समय में ऊष्मा उत्पन्न की जाती है। फिर देखते हैं जी आरएमएस मान को आरएमएस मान को प्रभावित मान भी कहते हैं, प्रभावित नहीं प्रभावी मान कहते हैं। आरएमएस मान को प्रभावी मान कहा जाता है। आरएमएस मान को क्या कहा जाता है, को प्रभावी मान कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी, प्रभावी मान कहा जाता है। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये पेपर में पूछा जाता है।
क्यों कहा जाता है इसे? क्योंकि क्यों ऐसा करते हैं हम? प्रत्यावर्ती विद्युत धारा अथवा वोल्टेज का मान प्रत्येक क्षण में परिवर्तित होता रहता है, अतः मापन एवं गणनाओं में उसका प्रभावी मान ही प्रयोग में लाया जाता है। आपको पता है कि ऐसी जो वेवफॉर्म होती है वो पल से पल में बदलने वाली है। टाइम के सापेक्ष इसकी हर समय पर वैल्यू में अंतर आता है। तो भाई यहाँ कुछ और मान हुआ, यहाँ कुछ और मान हुआ, यहाँ कुछ समय के सापेक्ष और हुआ, यहाँ कुछ और हुआ, एवरेज तो हमने निकाल ली। इस तरह के सभी मान को जोड़कर हमने किससे डिवाइड कर दिया? फुल टर्म से डिवाइड कर दिया। फॉर्मूला भी हमने निकाल लिया। कैसे निकला? 2im बाई, अब पिछला रिपीट करता रहूंगा बार बार, पाई ऐसे निकाला। इसको सोल्व किया तो ये आया 0.637 गुना में 637 गुना में im, ये फॉर्मूला आ गया। वोल्टेज में vm हो गया। लेकिन ये तो औसत मान का था सर। अब हमें आपको क्या निकालना है? प्रभावी मान। तो हम प्रभावी मान कैसे निकालेंगे? हम ऐसे तो नहीं निकाल सकते भाई, यहाँ से वैल्यू निकालेंगे वही आपकी फाइनल हो जाएगी, ऐसा तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ऐसी धारा में आपका मान प्रत्येक सेकंड बदलता है। प्रत्यावर्ती विद्युत धारा अथवा वोल्टेज का मान प्रत्येक क्षण में परिवर्तित हो जाता है। इस वजह से मापन और गणनाओं से में उसका कैसा मान निकाला जाता है? प्रभावी मान निकाला जाता है। कैसा मान निकाला जाता है जी? प्रभावी मान निकाला जाता है। तो प्रभावी मान को कैसे निकालेंगे वो अगले पेज पे देखेंगे। आरएमएस मान ज्ञात करने के लिए एससी के तत्कालिक मानों का वर्ग किया जाता है। एससी के तत्कालिक मानों का क्या किया जाता है जी? तत्कालिक मानों का वर्ग करके उसका औसत वर्ग करके हम क्या निकालते हैं जी? औसत। आरएमएस मान ज्ञात करने के लिए एससी के तत्कालिक मान के वर्ग करके उसका औसत निकाला जाता है। अब यहाँ लिए लाइन, तत्कालिक मानों का क्या कर कर वर्ग करके उसका औसत निकाला जाता है। अब ये लाइन तुमको समझ में नहीं आई होगी, नहीं आई ना? अब आएगी। नेक्स्ट पेज पे चलो, हम निकाल रहे हैं जी आपका आरएमएस वैल्यू। अब बताओ ये क्या है? ये औसत मान की वो है वैल्यू जो हमने वहां निकाली थी। हमने औसत मान लिए थे ना, ये सारे औसत मान है। अगर तुम ध्यान से देखो तो ये डायग्राम कहाँ यूज करना था अपने को? यहाँ यूज करना था। हमने क्या निकालनी थी? औसत निकालनी थी। लगा दो उधर ये, यहाँ इस डायग्राम को लगा के छोड़ दूंगा ताकि तुमको ध्यान रहे कि हमने औसत निकाला, हाफ वेव का निकाला। लेकिन कोई बात नहीं, यही इसका यूज कर लेते हैं। देखो आप समझो, इस पेज को हटाओ यहाँ से, ये तो मिस को देगा फिर। यहाँ से नया पेज ले, समझिए वो उसका था। आगे पीछे हो रखे पेज थोड़े। वो अब मैंने बताया ना कि औसत मान में आदि सिमेट्रिकल वेवफॉर्म का यूज करने, वो वहां का जो डायग्राम था वो पीछे रह गया थोड़ा सा। आदि वेवफॉर्म में मैंने बना के बताया था I1 I2 I3, वहां लगाना था ये औसत मान, लेकिन ये आगे पीछे हो गए। लेकिन कोई बात नहीं, समझा तो दिया ही आपको। अब निकाल रहे हैं हम क्या? वर्ग माध्य मूल मान। वर्ग माध्य मूल मान, इसने कहा कि वर्ग माध्य मूल मान निकालने के लिए हमें क्या करना है? तक्षणिक मान जो आपने लिए थे ना, जो पल आपके आधे वेव में लिए हैं, सिमेट्रिकल के आधे वेव फॉर्म में लिए हैं, उसका वर्ग करके क्या करना है? माध्यम औसत निकालना है, वर्ग माध्य मूल निकालना है। तो हम लिखेंगे आई एवरेज। वो ध्यानपूर्वक देखेंगे, समझाऊंगा, याद भी आएगा। आई एवरेज का फॉर्मूला क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हम थोड़ी देर पहले आई एवरेज को अच्छे से सोल्व करके आए। आई एवरेज के फॉर्मूले में हमने क्या देखा था? आई एवरेज के फॉर्मूले में हमने देखा था, समाकलन किया था इससे, जीरो से लेकर टी तक का किया था। जीरो से लेकर टी तक का किया था। समाकलन करने के साथ साथ हमने, अच्छा एक चीज रह गई भाई, एक चीज रह गई भाई, मेरे से अभी बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती। एक चीज रह गई, ये जो हमने समाकलन किया है ना, इसमें समय के सापेक्ष एक टी की वैल्यू को भी रिप्रेजेंट करना है। माफी चाहता हूँ भाई थोड़ी सी, इतना तो नहीं हुआ कि तुम्हारे समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अभी तक हम टॉपिक खत्म नहीं करके गए। टॉपिक खत्म हो जाता तो फिर बड़ी प्रॉब्लम हो जाती, फिर तुमको सारा कुछ ही दोबारा बताना पड़ता। तो विद रिस्पेक्ट टू 1/t है इधर, विद रिस्पेक्ट टू क्या है? 1/t है। और ये याद करना भी मुश्किल नहीं होगा कि सारे फंक्शन t के साथ चल रहे हैं, तो t के सापेक्ष से हम चल रहे थे, और लो बक्सा भी इन सब के बराबर ही बन गया। तो 1/t, जीरो से लेकर t, आई टी और डी टी, आई टी और क्या है? डी टी है। आई टी और क्या है? डी टी है। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला है। तो ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ लिख रहे हैं एवरेज मान को। एवरेज मान का फॉर्मूला क्या है? अब ध्यान आया मैंने जब यहाँ लिखा तो, एवरेज मान का फॉर्मूला क्या है? 1/t, 1/t, ठीक है, समय के सापेक्ष हम जी आई टी, और ये समाकलन का फंक्शन है डी टी। ये एवरेज का फॉर्मूला है। लेकिन एवरेज क्यों लिख रहे हो सर? हमें तो क्या निकालना है? हमें तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालनी है, वर्ग माध्य मूल मान निकालना है। अब निकालते हैं, हम निकाल रहे हैं जी वर्ग माध्य मूल मान, यानी कि आर एम
एस वैल्यू निकालने हैं, वर्ग माध्य मूल मान निकालने हैं। वर्ग माध्य, माध्य निकालो पहले, माध्य मतलब एवरेज, माध्य निकालो। माध्य कैसे निकालेंगे, माध्य का फॉर्मूला लिखेंगे 1/t। माध्य का पूरा फॉर्मूला लिखो, 0 से लेकर t तक, 0 से लेकर t तक। फंक्शन का है जीरो, थोड़ा सा फंक्शन कहाँ से लेकर है, 0 से लेकर t तक, ठीक है। आई टी और साथ में क्या है, डी टी। ये किसका है, एवरेज का है। अब वर्ग, नाम क्या था, आर एम एस वैल्यू, वर्ग माध्य मूल मान। वर्ग कीजिए, मैं अलग मार्कर से शो करूंगा ताकि तुमको याद हो जाए साथ साथ। ये वर्ग हो गया, ये माध्य हो गया, है ना। ये वर्ग, वर्ग मतलब उसके मूल, मूल मतलब वर्गमूल, वर्ग माध्य मूल, मूल मतलब वर्गमूल। तो अलग मार्कर से जो शो किया है वही चीज आपने बस यहाँ एक्स्ट्रा ली। ये बन गया आपका वर्ग माध्य मूल मान, वर्ग माध्य मूल मान। ध्यान से देखो मैंने क्या किया है, जो आपको पर्पल कलर में नजर आ रहे हैं वो चीज मैंने यहाँ एक्स्ट्रा लिखी है, वो चीज मैंने क्या लिखी है, यहाँ एक्स्ट्रा लिखी है। ध्यानपूर्वक देखो, सबसे पहले हमने क्या किया, ये एवरेज का फॉर्मूला था, सेम डिटो कॉपी फॉर्मूला लिखा। फिर हमने क्या, वर्ग, ये माध्य, माध्य मतलब एवरेज, औसत मान को क्या कहते हैं, माध्य मान कहते हैं। वर्ग माध्य मूल, मूल मतलब वर्गमूल। ये बन गया जी आरएमएस। ये वाला भी याद रखना है, ये वाला भी याद रखना है, दोनों याद रखने ही रखने हैं। 3-4 बार रिपीट करूंगा और कम से कम ऐसी थ्योरी की 7 से 8 क्लास आएगी, साथ की आने वाली 3 से 4 क्लासों में इसको मैं बार बार रिपीट करता रहूंगा ताकि आपको ये याद हो जाए। ठीक है सर। अच्छा, आपने उसको फिर अगले अगले फेज में इसकी जो वैल्यू लिखी थी वो कुछ ऐसे लिखी थी, हमें ध्यान है जहां तक इस अगले फेज में इसकी जो वैल्यू, मार्कर ब्लैक से दिखाता हूँ, पलट के दिखाता हूँ। इसकी जो वैल्यू रखी सी थी सर, वो आपने कुछ ऐसे निकाली थी कि आई एवरेज है, आई एवरेज है, वो आपने लिखा था 2 टाइम्स ऑफ अधिकतम मान, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ आई एम, और डिवाइड बाय किया था आपने पाई से, ये लिखा था। तो क्या सर इसका भी यहाँ कोई अलग से फॉर्मूला है, बिल्कुल है, इसका भी अलग से फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला, बस मिलता जुलता ही है, कोई अलग नहीं है ज्यादा, लेकिन है अलग, है अलग। इसका भी जैसे ये फॉर्मूला है, इसके बाद ये था, ठीक, इसका ये है, तो इसके जस्ट नेक्स्ट बाद एक और है। कैसा है नेक्स्ट बाद, तो हम कहेंगे कि आर एम एस वो एवरेज है, हम लिखेंगे आर एम एस, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। उसके लिए जो फॉर्मूला वहां है 2 आई एम बाई पाई, यहाँ के लिए जो फॉर्मूला है वो है जी आई एम बाई रूट 2। रूट क्योंकि वर्ग मध्य मूल मान है तो वर्ग तो आएगा ही आएगा, यानी कि आई एम अधिकतम मान, और उसको किससे डिवाइड कर देंगे, रूट 2 से डिवाइड कर देंगे। अधिकतम मान को किससे डिवाइड कर देंगे, रूट 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये फॉर्मूला यहाँ है, ये फॉर्मूला ऐसे है। बोलो समझ में आया क्या। जिस प्रकार से वहां एक फॉर्मूला था, ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी एक फॉर्मूला है। वहां फॉर्मूला क्या है, वहां फॉर्मूला है जी आई एवरेज इज इक्वल टू, क्या बोलेंगे, 2 आई एम बाई पाई। तो यहाँ क्या है, आई एम बाई रूट 2, आई एम बाई क्या है, रूट 2 है, आई एम बाई क्या है, रूट 2 है। कंपेरिजन, कंपेरेटिवली पढ़ा रहा हूँ दोनों को। अच्छा सर, इसको जब आगे सोल्व किया, इसको जब आगे सोल्व किया, तो यहाँ का जो आई एवरेज का जो फॉर्मूला बना, आई एवरेज का जो फॉर्मूला बना वो बना सर कुछ इस प्रकार से कि 0.0637, 0 अपनी क्लास की पता है क्या खास बात है, मैं इतनी बार रिपीट करने की कोशिश करता हूँ ताकि तुम्हारे माइंड में अच्छे से सेट हो जाए, और कोई इसके पीछे मकसद नहीं होता। जो मेरे को भी लगता है, गला गला मतलब दर्द इसमें भी होता है। इंसान ने ये सिंपल टास्क के लिए दिया, हल्का फुल्का बोलकर और अपना भाई काम पूरा कर लो। ऐसे नहीं कि मैं सारा दिन यहाँ बोलता रहूँ। अब यहाँ कोर्स की 2 क्लासें हर रोज रिकॉर्ड करता हूँ, फिर साथ में एमसीक्यू का भी बैच रिकॉर्ड कर रहा हूँ जो थोड़े दिन में मैं तुमको दूंगा, साथ में यूट्यूब पे भी, साथ में कुछ नोटिफिकेशन की भी बनानी पड़ती है, साथ में कंप्यूटर का भी सिलेबस लेके चला है। कंप्यूटर भी करा रहे हैं ना आपके 10 नंबर का, और कंप्यूटर इतने अच्छे से कराने की सिंगल क्वेश्चन भी नहीं कटने दूंगा। तो दिन में कम से कम 7 से 8 लेक्चर हो जाते हैं, और फिर ड्यूटी भी रहती है। अब कल की पूरी रात की नींद है, मेरे चेहरे से ही पता लग रहा होगा, मुरझाया हुआ पड़ा है ना। तो बहुत सारा वर्क करना होता है, और फिर भी तुम सेशन को शेयर नहीं करते हैं तो भाई बुरा लगता है ना। तो कहते हैं कि आई एवरेज इज इक्वल टू आई एम, साथ में क्या आएगा, आई एम आएगा, ठीक है। ये हमने देखा था पिछले वाले में, बक्से छोटे होते गए, ये बड़ा था, उससे छोटा, फिर इससे छोटा। तो सर यहाँ भी कुछ होता है क्या, बिल्कुल होता है भाई, यहाँ भी होता है, ठीक है। जब हम किसको, आई एम अधिक, आई एम तो आई एम ही रहेगा, 1/√2 को 1/√2, √2 का मान क्या होता है, 1 पॉइंट
414 1.41 एक को 1.14 से हम भाग करते हैं, 4 से जब भाग करते हैं तो उसकी वैल्यू निकल के आती है। तो उस वैल्यू को डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं IRMS, क्योंकि हमें तो पेपर में जो आता है वही ध्यान रखना है। IRMS ऊपर वाला तो तुमको याद है, अब ये वाला भी तुमको याद हो जाएगा। पता है क्या है? 0.707 70.7 मैंने बोला था, वही वैल्यू है यहाँ 0.707, और साथ में क्या आ जाएगा? साथ में आ जाएगा क्या आपका IM। तो कंपैरेटिवली मैंने बता दिया, पिछली बार इतना याद रिवीजन करवाने की कोशिश किया है ताकि पिछले वाला तो तुमको एटलीस्ट याद हो। पिछले वाला याद हो जाएगा तो तुलनात्मक तौर पर तुम नीचे वाला भी ध्यान रख सकते हो, नीचे वाला भी तुम ध्यान रख सकते हो। लेकिन अब तक कहानी खत्म नहीं हुई। कहीं मक्खी बैठ गई भाई, अब तक कहानी खत्म नहीं हुई। पता है कहानी क्यों नहीं खत्म हुई? एक मिनट रुकना भी। कहानी क्यों नहीं खत्म हुई? क्योंकि कहानी में अभी भी ट्विस्ट बाकी है। तो एक तो पहले इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। सिंपल फॉर्म का मतलब समझते हो? जैसे हमने लिखा था ना कि औसत मान बराबर 0.637 गुना में अधिकतम मान, तो वैसे ही पहले इसको वैसे कन्वर्ट करते हैं, फिर दोनों की धारा के सेंस में और वोल्टेज के सेंस में वैल्यू को लिखते हैं। पहले लिखते हैं जी सिंपल, ये वाले सिंपल फॉर्म को। सिंपल फॉर्म को कैसे लिखेंगे? क्या लिखेंगे? आपका आरएमएस मान, RMS, और या फिर इसको क्या बोलते हैं? प्रभावी प्रभावी मान। आरएमएस मान या प्रभावी मान किसके बराबर होता है? तो हम कहेंगे क्या बोला जाएगा? 0.707 गुना में अधिकतम मान, गुना में अधिकतम मान, अधिकतम मान 0.707 गुना में अधिकतम मान, अधिकतम मान। बोलो क्लियर है ये बात? अच्छा, अधिकतम मान किसका? धारा है तो धारा, धारा का आरएमएस निकाल रहे हैं तो धारा का अधिकतम मान, और वोल्टेज का निकाल रहे हैं तो वोल्टेज का अधिकतम मान। तो लिख लिया जाए फिर दोनों फॉर्मूले। पहले धारा के सेंस में लिखते हैं, धारा के सेंस में लिख भी रखा है फिर भी लिख देते हैं। RMS क्या बोला जाएगा? 0.707 गुना में अधिकतम मान किसका? धारा का। ये तो ऑलरेडी हम करके ही आए हैं, लेकिन सर लगे हाथ वोल्टेज का भी तो लिख दो, तो वोल्टेज का भी लिख देते हैं क्या? VRMS रूट मीन स्क्वेयर वर्ग माध्य मूल मान। तो क्या बोला जाएगा? बोला जाएगा 0.707 गुना में VM। इनमें से कोई एक चीज आपको देखने को मिल जाएगी, इनमें से कोई एक चीज आपको देखने को मिल जाएगी। बोलो क्लियर है क्या भाई? कोई मुश्किल तो नहीं है? कोई ऐसी चीज तो नहीं होगी जो आपको समझ में ना आई हो, क्योंकि हमने रुक रुक के इन चीजों को समझने की कोशिश की। ठीक है, ये औसत मान था। वर्ग माध्य मूल मान क्या? अब वो डेफिनेशन पढ़ते हैं। वर्ग माध्य मूल मान की डेफिनेशन क्या है? सॉरी, आरएमएस की डेफिनेशन क्या है? आरएमएस का मान ज्ञात करने के लिए एसी के तत्कालिक मानों का वर्ग, तत्कालिक मानों के वर्ग करके उसका औसत निकाला जाता है। तत्कालिक मानों का वर्ग कर कर, तत्कालिक मानों का हमने क्या किया है? वर्ग कर कर उसका औसत, तत्कालिक मानों का वर्ग, माध्य और फिर मूल, वर्गमूल करके हम क्या निकालते हैं? आरएमएस वैल्यू निकालते हैं। वो डेफिनेशन, डेफिनेशन आती नहीं, मैंने बता दिया। आरएमएस मान, प्रभावी मान, ये नाम आता है, उष्मा को नष्ट करता है, ये करता है, फलाना करता है, ढिमकाना करता है। क्या मतलब हमें उससे? हमें इस फॉर्मूले से मतलब है, हमें इस वैल्यू से इस फॉर्मूले से मतलब, और इस रिजल्ट से मतलब हमें, इसके अलावा हमें और किसी से कोई मतलब नहीं। इसके अलावा मैंने कहा कि इसको भी याद रखना है, तो ध्यान रखेंगे कि ये वाला फॉर्मूला आप कभी भी नहीं बोल सकते, ये वाला फॉर्मूला कभी नहीं बोल सकते। तो धारा के लिए ये फॉर्मूला तो लिखा ही पड़ा है, एक बार फिर से लिख देता हूं। धारा के लिए फॉर्मूला क्या है? कि आई आर एम एस बराबर क्या है? तो आई एम धारा का है तो IM/√2। और यही अगर वोल्टेज के सेंस में लिखना होता, यही अगर वोल्टेज के सेंस में लिखना होता तो हम क्या लिखते? वोल्टेज के लिख लिए लिखते कि वी आर एम एस क्या बोलते कि वोल्टेज का अधिकतम मान, और उसको किससे डिवाइड कर देते? √2 से डिवाइड कर देते। वोल्टेज का अधिकतम मान उसको किससे डिवाइड कर देते? √2 से डिवाइड कर देते। बोलिए बात क्लियर है क्या? बोलिए कोई ऐसी चीज जो तुमको समझ में ना आई हो। तो ये भाई आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। बहुत बढ़िया। अब देखते हैं जी नेक्स्ट, और इसमें थोड़ा सा कंपेरेटिवली आपका दिखाया गया है। क्या दिखाया गया है उस पर फोकस कीजिए। कंपेरेटिवली दिखाया गया है। अब और फिर एक दो न्यूमेरिकल मैं आपको बताऊंगा, समझ में आएंगे। कंपेरेटिवली देखिए पहले।
कंपैरेटिवली देखिए दोनों को, कंपैरेटिवली क्या देखना है, बताना सर क्या देखना है, तो ध्यानपूर्वक देखोगे ना तो एक-एक चीज़ तुमको समझ में आएगी। ये आपकी कोई साइनसॉइडल वेव है, ये कोई साइनसॉइडल वेव है। यहाँ पर जो पीक वैल्यू होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं पीक, जो अधिकतम मान होता है उसे हम पीक वैल्यू कहते हैं। ये वाला जो पॉइंट है वो क्या है, पीक वैल्यू को बताता है, ठीक है? उससे पीक वैल्यू हमेशा 100% को, एक बार मैंने पिछली क्लास में लिख के और उसको हटा दिया था, क्योंकि वहां तुमको बताता तो थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है। अब तुम ये देखो कि हम ज्या तरंग में जो औसत मान निकालते हैं वो आधी वेवफॉर्म से निकालते हैं, तो सिर्फ आधी को ही हमें ध्यान रखना है। अब उसी से सारी आदि का अधिकतम मान 100% वैल्यू पे आपकी क्या रहेगा, 100% वैल्यू पर आपकी पीक वैल्यू रहेगी। फिर यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर आ जाइए बीच वाले, ये आरएमएस मान है, ये आरएमएस वैल्यू है, ये 70.7% पे होता है। और ये वाला जो होता है ये आपका होता है 63.7%। आप कहोगे सर ये परसेंट में कैसे आया, तो उसके लिए मैं एक न्यूमेरिकल लिखूंगा, फिर वहां से पिक्चर क्लियर होगी। लेकिन तुम ऐसे तो ध्यान रख सकते हो ना कि ये वाली जो है वो अधिकतम मान की वैल्यू है, इसी को पहले यहाँ और फिर यहाँ थोड़ा डार्क करके, ये पहले मैंने बताया कि यहाँ पर आपका अधिकतम मान है, यहाँ पर आपकी पीक वैल्यू अधिकतम मान है। फिर ये मैंने बताया कि ये आपकी आरएमएस मान है, और ये बताया कि मैंने औसत मान है, लेकिन ये मान कितना है, तो अब यहाँ आ जाइए। पीक जो वैल्यू है वो अपनी 100% रिलेटिव टू जीरो 100% को वैल्यू को बताती है। लिख देता हूँ, रिलेटिव टू जीरो वाली बात को हटा के यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये 100% वैल्यू को बताता है। किसको बताता है जी, 100% रिलेटिव टू जीरो वाली वैल्यू को हटा के यहाँ हम लिख देते हैं, किसको बताता है, आई एम के अधिकतम मान यानी कि 100% को बताता है। तो बताता है जी 100%, या फिर इसको तुम हटा दो, बस ये ध्यान रखो कि ये पीक वैल्यू है, यानी कि पीक पीक वैल्यू या फिर वी मैक्सिमम, वी पीक या वी मैक्सिमम, वी शिखर बोला जाता है ये वाला पॉइंट। इसके कंपैरिजन में यहाँ जब आप आओगे, ये वाली कौन से आरएमएस, तो आरएमएस की वैल्यू कितनी है, आरएमएस की वैल्यू है पीक का, वोल्टेज के अधिकतम का कितना है, 0.707। आप कहोगे सर ये कहाँ था, ये कहाँ था, तो इसकी वैल्यू लिखी पड़ी है, इसकी वैल्यू लिखी पड़ी है नीचे। हेलो, हाँ जी बोलो। हाँ जी कोई नहीं। तो ये कहाँ था, तो ये देखो ये रहा। आपने आरएमएस बताना है ना, तो आरएमएस क्या है, धारा के सेंस में अधिकतम से मल्टीप्लाई और वोल्टेज के सेंस में अधिकतम मल्टीप्लाई, किससे, 0.707। यहाँ वोल्टेज दे रखा है, यहाँ वोल्टेज दे रखा है, धारा नहीं दिखा रखा तो कोई नहीं, कभी हम धारा दिखाते हैं कभी वोल्टेज, यहाँ धारा भी दिखा सकते थे, आईपी भी लिख सकता था, लेकिन वीपी लिख रखा है, वीपी मैक्सिमम वैल्यू है। तो आरएमएस क्या है, वीपी को किससे गुना करेंगे, पॉइंट, ये देखो ध्यान से, यही तो बात है ना, ये आरएमएस वैल्यू है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना इसे कहते हैं आरएमएस, वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू क्या होती है, वोल्टेज के अधिकतम, अधिकतम मतलब पीक वैल्यू, मैक्सिमम बोलिए या पीक, और उसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 0.707 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब एवरेज निकाल रहे हैं, एवरेज को कैसे निकाल लेंगे, एवरेज क्या होता है, अधिकतम को 0.637 से मल्टीप्लाई करते हैं। अधिकतम क्या है, वीपी, वोल्टेज बता रहे हैं तो वीपी, उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.637 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या आ जाएगी, एवरेज आ जाएगी, क्या आ जाएगी जी, एवरेज आ जाएगी। इसके अलावा जो चीजें हैं वो आपके कोई काम के नहीं है, उनको साइड में करते हैं, कि वो बेफालतू में कंफ्यूज करने वाली लाइन है। अब ये लाइन आपके कोई काम की नहीं है, सेंट्रल लाइन आप सबको पता है कि क्या सेंट्रल लाइन होती है, ठीक है, इसको यहाँ से हटा देते हैं। मे आल्सो रिलेटेड टू जीरो, जीरो के सापेक्ष, अब ये बेफालतू की बात है, हमें इनसे कोई मतलब नहीं है, हमें जो मतलब किससे है, पीक वैल्यू से। तो पीक मान कितना है बताना जरा, पीक मान हमेशा सर 100% को, ये 100% वाली बात एक न्यूमेरिकल के माध्यम से बताऊंगा। ये पता चल गया कि ये पीक वैल्यू है, फिर इसका आरएमएस होता है पीक वैल्यू को 0.707 से मल्टीप्लाई करके, एवरेज वैल्यू को, पीक वैल्यू को 0.637 से मल्टीप्लाई करके हम प्राप्त करते हैं। क्लियर है भाई, सही है, फॉर्मूले में लिख ही चुका हूं। यानी कि हम देखते हैं, अगर इस बात पे थोड़ा सा और प्रकाश डाला जाए तो हम कहेंगे, क्या कहेंगे, अधिकतम मान आपका पीक हो गया, तो हम पहले निकालते हैं आरएमएस। आरएमएस क्या होता है, तो आरएमएस के लिए आप कहेंगे अधिकतम को किससे मल्टीप्लाई कर रखा है, ये रहा अधिकतम, अधिकतम को आरएमएस निकालने के लिए हम क्या बोलेंगे, अधिकतम, किसका अधिकतम, वोल्टेज है तो वोल्टेज का अधिकतम, और धारा है तो धारा का अधिकतम, अधिकतम को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, अधिकतम को सर हम 0.7, बोलिए 07 से मल्टीप्लाई करते हैं, 0.707 से मल्टीप्लाई करते हैं, आरएमएस आ जाता है। और एवरेज सर हम निकालते हैं, एवरेज सर हम निकालते हैं, तो अधिकतम, अधिकतम किसका, अगर धारा का अधिकतम ले रखा है तो धारा का अधिकतम लिखेंगे, अगर वोल्टेज का ले रखा है तो वोल्टेज का अधिकतम लिखेंगे, और उसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं, सर हम मल्टीप्लाई करते हैं पॉइंट, बोलिए जरा, 637 से मल्टीप्लाई करते हैं,
637 से मल्टीप्लाई करते हैं, बस यही तो बात थी। यही बात मैंने पीछे समझाई है, यही बात यहाँ डायग्राम में। अब ये जो आप बोल रहे हो कि 100% 100% ये क्या फंडा है? 100% 100% ये क्या फंडा है? उसको समझाओ। तो देखते हैं। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमने कहा कि धारा का अधिकतम मान है, धारा का जो अधिकतम मान है वो है जी आपका 100 एम्पियर है, ठीक है। और अब आपको बताना है कि बताइए कि धारा का आरएमएस मान क्या होगा, धारा का आरएमएस मान क्या होगा, और आपसे पूछा है, और साथ में आपसे पूछा है कि धारा का एवरेज मान क्या होगा। अब यहां से आपको पता लगेगा धारा का एवरेज मान क्या होगा, ये आपसे पूछा है। तो अब आप आरएमएस का फॉर्मूला बताओ, सबसे पहले आरएमएस का फॉर्मूला बताओ। तो अरे मर कर देखो, आरएमएस का फॉर्मूला बताओ, आरएमएस का फॉर्मूला बताओ। तो आई आरएमएस का जो फॉर्मूला है, आरएमएस का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला आता है, दोनों फॉर्मूले लिखूंगा एक साथ ताकि तुमको थोड़ी सी कहानी क्लियर हो। एक फॉर्मूला है जी, आरएमएस निकालने हैं, पहले औसत हमने बाद में पहले निकाला था, आरएमएस बाद में निकाला, तो आईएम ये साथ साथ याद भी हो जाएगा। और किससे डिवाइड करते हैं? आरएमएस में रूट आता है तो रूट टू से डिवाइड करते हैं, रूट आता है तो रूट टू से डिवाइड करते हैं। थोड़े थोड़े लिंक बना के याद करना। रूट आरएमएस मतलब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, तो रूट आएगा, रूट आएगा तो रूट टू आ जाएगा। अब बताइए आईएम का मान कितना है? अच्छा, इसको जब सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया तो हमने देखा कि आईएम को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? आईएम को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.707 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आपको रूट टू की वैल्यू थोड़ी ना रखनी है, उस रूट टू को सोल्व करके ये वैल्यू निकाल ली, इसमें रख देंगे बस डायरेक्ट। ये भी काम आएगा, ये भी आगे चलकर काम आएगा, ये वाला फॉर्मूला ये पेपर में डायरेक्ट पूछने के साथ साथ न्यूमेरिकल में भी काम आएगा। इसको सोल्व किया तो ये वैल्यू, अब रूट टू की वैल्यू तुम रखो 1 पॉइंट ये फलाना ढिमकाना, तो क्यों करना है? इसको सोल्व करके हमने रिजल्ट बना लिया, इस रिजल्ट को याद रखेंगे। अब यहां से हम सोल्व करेंगे, सोल्व करो जरा। आईएम का मान कितना है? 100, और गुना में क्या है? 0.707, 0.707। अच्छा, 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जी दो ये पॉइंट है, दो अंक आगे खिसक जाएगा तो ये बन जाएगा जी 70.7 एम्पियर में है धारा, तो एम्पियर में लिख देंगे। ये आपका आरएमएस आ गया। ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई? ये आरएमएस की वैल्यू आ गई। अब तक किसका मान निकालना बाकी है? सर अभी तक आई एवरेज का मान निकालना बाकी है। तो पहले आई एवरेज का फॉर्मूला लिखिए। तो हम क्या कहेंगे? 2 टाइम्स ऑफ आईएम, क्या लिखेंगे? 2 टाइम्स ऑफ आईएम, और एवरेज निकालते हैं तो सर हम किससे डिवाइड करते हैं? पाई से डिवाइड करते हैं। किससे करते हैं? पाई। 2 बाई पाई को, इस फॉर्मूले को जब सोल्व करेंगे ना, इस पूरे फॉर्मूले को जब सोल्व करेंगे, अब ये नहीं कि तुम 2 को पाई का मान रख के सोल्व करने बैठ जाओ, भाई इसको हम ऑलरेडी सोल्व कर चुके हैं, ऑलरेडी सोल्व कर चुके हैं। और सोल्व करने के बाद हमने पाया कि आई एम को अधिकतम धारा के मान को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? हम मल्टीप्लाई कर देंगे 0.637 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 637 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस ये फॉर्मूला हमें यूज करना है। अब हम इसके रिजल्ट को याद कर चुके तो फिर से हम पाई की वैल्यू को रख के डिवाइड करके ऐसे थोड़ी ना सोल्व करेंगे, रिजल्ट रखेंगे बस। अब बताइए आईएम का मान कितना है? 100 है, और किससे मल्टीप्लाई करना है? 0.637 से। सर ये न्यूमेरिकल क्या पेपर में आएगा? अरे नहीं भाई, ये जो वैल्यू मैं बोल रहा हूँ ये 100% है, ये 70.7% है, ये 63.7% है, ये वाली चीज प्रूव कर रहा हूँ, ये कोई न्यूमेरिकल में नहीं, ये वैल्यू आपकी पेपर में आती है। न्यूमेरिकल तो इसके और उठाएंगे आगे चलकर, जब ये सारी डेफिनेशन हो जाएगी ना, तब लास्ट में एक टॉपिक आएगा इंस्टेंटेनियस वैल्यू, तत्क्षणिक मान, वहां उसके बाद मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा कम से कम भी 8 से 10, ताकि ये भूत तुम्हारे मन से निकले कि भी हमें न्यूमेरिकल नहीं आते, हमें न्यूमेरिकल नहीं आते, वो भूत निकल जाएगा। ये दो जीरो से मल्टीप्लाई तो दो अंक आगे खिसक जाएगा, 63.7, 63 दशमलव क्या हो जाएगा? 63 दशमलव आपका 7 हो जाएगा। अब एक बार चेक करो, अब एक बार चेक करो जरा तुम। आप बताइए कि आई एम का मान कितना था? हमने देखा कि आई एम का मान 100 था। आई एम का मान कितना था जी? 100 था। तो आई एम का मान जब 100 था तो आपका आई आर एम एस का मान कितना आया? अलग मार्कर ले रहा हूं ताकि थोड़ा सा माहौल बन जाए। आई आर एम एस का मान क्या आ जाएगा? आई आर एम एस का जो मान आया सर वो आ गया 70.7, 70.7, ठीक है। फिर अगर हम आगे बढ़े तो बताइए आई एवरेज का मान क्या आया? तो सर जो आई एवरेज का जो मान आया वो निकल के आया अपना 63.7। कितना आया? 63.7। बस इसी बात का हमें फायदा उठा के और एक चीज लिख लेनी। क्या लिख लेनी है जरा बताओ? तुम बताओ, तुमको पता लगा क्या कि भाई ये जो आई एम होता है ये 100% को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? 100% को। आई आर एम एस है वो 70.7% वैल्यू होती है
धारा के अधिकतम मान 100%, धारा के अधिकतम मान से 70.7 पे आ जाएंगे तो आरएमएस होगा, और थोड़ा और नीचे आ जाएंगी 63.7% पे आ जाएंगे तो वो आपकी एवरेज होगी। अब डायग्राम पे चल जाओ, ये क्या है, ये 100% है, ये पीक वैल्यू यहाँ मैं लिखूंगा तो कंफ्यूजन होगी, वहां मैंने सारा कुछ बता दिया। ये है आपका 100%, ये आरएमएस वैल्यू है, ये है इस वेव फॉर्म का 70.7, और ये जो आपकी एवरेज है वो इस वेव फॉर्म का है 63.7, और ये मैंने यहाँ एक न्यूमेरिकल के माध्यम से तुमको प्रूव कर दिया। आई एम 100%, आई एम 100%, आरएमएस 70.7, और एवरेज बोलते हैं ना आई एम आते हैं ना जो मोटिवेशनल स्पीकर, आई कैन डू नहीं, आई एम मतलब मैं करूंगा, कैन का क्या है, कैन की संभावना नहीं है, आई एम मैं मतलब डेफिनेटली करूंगा, तो आई एम 100%। फिर आरएमएस 70.7, आरएमएस में मतलब रूट में फंस गया, व्याधियों में, तरह तरह की प्रॉब्लम में फंसा, तो भी 70.7% उसकी वैल्यू आई। लेकिन औसत निकाली, ओवरऑल देखा कि कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव, कुछ उतराव कुछ चढ़ाव, तो उसकी एवरेज निकली 63.7, 63.7%। बताइए कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और क्या अब तुम इन बातों को कभी भूलोगे क्या? क्या तुम इन बातों को कभी भूल सकते ही नहीं तुम, और भूलने मैं दूंगा नहीं, क्योंकि आगे चलकर मैं इनको कम से कम इतनी बार रिवाइज कराऊंगा कि तुम्हारे माइंड में ये घर कर जाएंगे, तुम्हारे माइंड में घर कर जाएंगे, और तुम्हारा माइंड भी कहेगा भाई बस कर, बस कर, इससे ज़्यादा और नहीं, इससे ज़्यादा और नहीं, तो बस तुमको मेरे साथ बने रहना है, और तुमको बार-बार अब क्लास खत्म होने के बाद जस्ट इनका रिवीजन करना है, जस्ट इनका रिवीजन करना है। अच्छा, ये बात मैं ऑलरेडी बता चुका कि ज्या तरंग का औसत मान अधिकतम मान का 63.7 व आरएमएस मान का कितना होता है, 70.7 होता है। इसके बाद जो अपना स्टार्ट होगा वो होगा पीक वैल्यू, और उसके बाद कि वो जो फैक्टर आ जाएंगे, फॉर्म फैक्टर, पीक फैक्टर, वो वाले फैक्टर है, वो यहाँ मिक्स हो जाएंगे। कल इनकी क्लास में एक बार फिर से रिवीजन कराऊंगा, और रिवीजन कराने के बाद है ना, फिर वो बचे हुए दो पूरे कराकर, और फिर ये डेफिनेशन अच्छे से अपनी पूरी हो जाएगी। इन डेफिनेशन में कोई भी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो तुम्हारा कभी इन फ्यूचर गलत हो। तो फिलहाल के लिए इतना ही। क्लास कैसी थी कमेंट करके जरूर बताइए, और जो बच्चा कंप्लीट सिलेबस करना चाहता है, ये पूरा चैप्टर मैंने प्रॉमिस कर रखा है कि ये यूट्यूब पे फ्री होगा, आगे भी इन फ्यूचर में क्या पता कोई चैप्टर फ्री कराऊं, लेकिन बीच बीच में क्लासेस में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराता रहूंगा। तो अगर जिन बच्चों को कंप्लीट बैच करना है तो भाई आप हमारी ऐप पे जाइए, वीर कॉन्सेप्ट अपनी ऐप है। रुक रुक मतलब ऐसा कोई टाइम नहीं होगा जब मैं ये कहूंगा कि भाई यार कोर्स तो बिक ही गए, कोर्स तो जिसने खरीदना था खरीद लिया, अब चलते हैं, सारा कुछ क्या पढ़ाना। कोर्स से ज्यादा इंपॉर्टेंस है आपका सिलेक्शन, आपका करियर, आपके माँ-बाप के सपने, आपकी माँ-बापों की उम्मीदों की आशा की एक जो किरण, आप एक चिंगारी जो लेके घूम रहे हो ना, उसको हमें मशाल बनाना, ज्वालामुखी के तौर पर उसको ना उबाल लेके आना है। तो उसके लिए मैं आप लोगों को ये कंटेंट दे रहा हूँ, और इस हद तक का मैं कंटेंट दूँगा कि भाई तुलना तो किसी से क्या ही करनी है, हमें अपने सिलेक्शन से मतलब है, तुम्हारा सिलेक्शन। ठीक है? फिलहाल के लिए इतना ही, कमेंट करके ज़रूर बताएँ, सेशन को ज़रूर शेयर किया करो। अब जो शेयर करेगा वो कमेंट करके बताना कि सर मैंने शेयर किया था, ठीक है? और जो नहीं करेगा वो तो मेरे को पता ही लग जाता है, कि व्यू आते हैं बहुत अच्छे खासे, 150, 200, 250 व्यू आने लग गए क्योंकि भर्ती अब सर पे है, लेकिन शेयर के ऑप्शन आते हैं लास्ट वीडियो में 4, बुरा लगता है, बुरा लगता है। सेशन को ज़रूर शेयर करना। फिलहाल के लिए इतना ही, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम।